आज की जर्नी पॉइंटर से आप मुखातिब हो चुके हैं पिछली क्लास में। आज उसके आगे की कहानी सुनेंगे। हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट पॉइंटर क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे की कहानी। ठीक है ना। शिवम सिंह, अनम्यूट किया है शिवम सिंह आपको? Yes, sir. व्हाट इज दिस? Sir, what? बोलो। Yes, sir. व्हाट इज दिस? One second, sir. क्या हो गया? तो सर जस्ट मिनट, स्क्रीन नहीं आ रही सर, वो वाली। नहीं, मुझे आ रही है। सर व्हाट आर यू आस्किंग, एनी क्वेश्चन और समथिंग बैकग्राउंड? आई सेड व्हाट इज दिस? दिस दिस इज अ पॉइंटर सर। दिस इज अ पॉइंटर, है ना शिवम? हाँ, थैंक यू। तो भैया दिस क्या है? दिस एक पॉइंटर है, याद रखना। दिस सी प्लस प्लस के अंदर कीवर्ड की लिस्ट में पाया जाता है। तो दिस इज अ कीवर्ड इन सी प्लस प्लस विच इज नॉट बट अ पॉइंटर वेरिएबल। दिस कीवर्ड है, स्पेलिंग लिखोगे तो कैपिटल लेटर मत कर देना, क्योंकि ये तो कीवर्ड है। तो अगर ये स्मॉल लेटर में बना है तो स्मॉल लेटर में ही लिखना पड़ेगा। अब ये दिस कैसा पॉइंटर? तो दिस इज अ लोकल ऑब्जेक्ट पॉइंटर इन एवरी इंस्टेंस मेंबर फंक्शन which contains address of the caller object। पढ़ो 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 इसको, पढ़ो अच्छे से और सोचो ये क्या लिखा है। you cannot modify this pointer। इस सेकंड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो समझना ही पड़ेगा। दिस क्या है? दिस एक लोकल का मतलब मालूम? लोकल तो पता है ना, लोकल किसको बोल रहे हैं? किसी ब्लॉक के अंदर बनता है, फंक्शन के अंदर बनता है, उसको लोकल बोलते हैं ना। ऑब्जेक्ट पॉइंटर पिछली क्लास में पढ़ा था। ऐसा पॉइंटर जो किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करे उसे ऑब्जेक्ट पॉइंटर बोलेंगे। और ये ऑब्जेक्ट पॉइंटर अगर किसी फंक्शन के अंदर बना होगा तो इसे लोकल ऑब्जेक्ट पॉइंटर बोलेंगे। तो दिस क्योंकि एक कीवर्ड है, हमें इसे डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। हर इंस्टेंस मेंबर फंक्शन में बाय डिफॉल्ट ये होता है, हमने नहीं बनाया, पर ये सी प्लस प्लस की फैसिलिटी है। हर इंस्टेंस मेंबर फंक्शन में ये होता ही है। याद करिए, कॉम्प्लेक्स नाम की क्लास बनाई थी हमने, उसमें सेट डेटा नाम का फंक्शन बनाया था। सेट डेटा फंक्शन के अंदर भी दिस नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल था। हमने भले ही यूज नहीं करा हो, लेकिन उसमें था। शो डेटा नाम का फंक्शन बनाया था हमने कॉम्प्लेक्स क्लास के अंदर। उस फंक्शन में भी लोकल वेरिएबल के रूप में दिस नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल था, क्योंकि ये लोकल है। जब फंक्शन कॉल होगा तब ये बनेगा, और फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा तो ये दिस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हर इंस्टेंस मेंबर फंक्शन में दिस नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल बाय डिफॉल्ट मौजूद होता है, उसको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। दिस पॉइंटर के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस ही रख सकते हैं, इसलिए तो उसे ऑब्जेक्ट पॉइंटर कह रहे हैं। किस ऑब्जेक्ट का एड्रेस इसमें आता है? कॉलर ऑब्जेक्ट। क्योंकि मैं इंस्टेंस मेंबर फंक्शन की बात कर रहा हूं, तो इंस्टेंस मेंबर फंक्शन ऑब्जेक्ट डॉट करके ही कॉल किए जाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के लिए ही कॉल होते हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट के लिए इंस्टेंस मेंबर फंक्शन कॉल हुआ है उस ऑब्जेक्ट को कॉलर ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और उसी कॉलर ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसमें? दिस में रहता है। तुम सोचो कि दिस के अंदर जो एड्रेस रखा है उसको बदल दिया जाए, नो, इट इज नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट मॉडिफाई दिस पॉइंटर। दिस में जब तक उसकी लाइफ है वो कॉलर ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करता रहेगा। अरे अंकित, पॉइंटर है तो जगह तो लेगा, वेरिएबल है ना, तो जगह तो लेगा मेमोरी। और इसका लाइफ टाइम लोकल वेरिएबल वाला लाइफ टाइम है। फंक्शन कॉल हुआ तो बना, फंक्शन खत्म हुआ तो डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है ना। अब इसका फायदा क्या है? यस सर, इसका फायदा क्या है? इसके दो फायदे। एक तो ये नेम कॉन्फ्लिक्ट के इशू को रिजॉल्व करता है, जिसका एग्जांपल मैं अभी आपको दूंगा। दूसरा, जब भी इंस्टेंस मेंबर फंक्शन के अंदर कॉलर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ती है, दिस की हेल्प से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों फायदों के बारे में चर्चा करते हैं एक प्रोग्राम के अंदर। कॉम्प्लेक्स क्लास का ये प्रोग्राम हम लोग बना रहे थे, काफी बड़ा हो गया था ये प्रोग्राम। इसमें जरा सेट डेटा फंक्शन के बारे में सोचें। कहां गया हमारा सेट डेटा फंक्शन? ये रहा सेट डेटा फंक्शन। याद करो सेट डेटा फंक्शन। मुझे बताओ, अगर मेन फंक्शन के अंदर मैंने लिखा c1 डॉट सेट डेटा 3,4, तो सेट डेटा फंक्शन पहली बार कॉल हुआ तो सेट डेटा फंक्शन के अंदर एक दिस नाम का वेरिएबल भी बन गया। बताओ उसमें किसका एड्रेस आया? c1 का एड्रेस आया। c1 है ना कॉलर ऑब्जेक्ट। फंक्शन जब एंड हुआ तो दिस डिस्ट्रॉय भी हो गया। फिर मैंने लिखा c2 डॉट सेट डेटा, इसमें मैंने कुछ वैल्यू दे दी, और इस वक्त सेट डेटा फंक्शन दूसरी बार कॉल हुआ है। दूसरी बार कॉल हुआ है तो फिर से उसके अंदर दिस नाम का पॉइंटर वेरिएबल बनेगा, और उसके अंदर इस बार c2 का एड्रेस आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस होता है कि नहीं होता? अगर आप लोग नोट्स बनाते हैं तो मैंने एक नोट्स में लिखवाया था
कि कंस्ट्रक्टर एक इंस्टेंस मेंबर है। लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? कंस्ट्रक्टर एक इंस्टेंस मेंबर है, तो जब कंस्ट्रक्टर इंस्टेंस मेंबर है तो उसके अंदर दिस होगा ना, होगा कि नहीं होगा? डिस्ट्रक्टर के अंदर दिस पॉइंटर होता है कि नहीं होता? यस होता है अर्शद। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों इंस्टेंस मेंबर होते हैं, तो दोनों के अंदर दिस होता है। समझे कि नहीं? मेन फंक्शन के अंदर दिस होता है कि नहीं? क्योंकि मेन फंक्शन तो मेंबर फंक्शन ही नहीं होता ना। फ्रेंड फंक्शन के अंदर दिस होता है कि नहीं होता? नहीं होता। स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर दिस होता है कि नहीं होता? नहीं होता है पुलकित, क्योंकि वो इंस्टेंस मेंबर फंक्शन नहीं है। अरे साफ साफ तो लिख दिया, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन में ही होता है दिस। ठीक है, अब ये जो सेट डेटा फंक्शन है, इसके अंदर जो मैंने एक्स और वाई वेरिएबल बनाया, अगर मैं इनका नाम भी ए और बी रख देता तो क्या होता? नेम कॉन्फ्लिक्ट हो जाता। लोकल वेरिएबल का नाम भी ए और बी हो गया और इंस्टेंस वेरिएबल का नाम भी ए और बी हो गया। तो एक्स और वाई की जगह अगर मैं ए और बी रखूंगा तो कंफ्यूजन होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। देखो दोनों ए और बी अलग अलग हैं, इंस्टेंस वेरिएबल ए और बी अलग है, लोकल वेरिएबल ए और बी अलग है, कंफ्यूज नहीं होना। C1 ऑब्जेक्ट के अंदर जो ए और बी है वो अलग है, और सेट डेटा फंक्शन के अंदर जो ए और बी है वो अलग है। तुम क्या चाहते हो? लोकल वेरिएबल ए का डेटा इंस्टेंस वेरिएबल ए में चला जाए, लोकल वेरिएबल बी का डेटा इंस्टेंस वेरिएबल बी में चला जाए, पर फंक्शन की बॉडी के अंदर जो तुम लिख रहे हो तो कंपाइलर को कैसे समझ में आएगा कि कौन सा ए इंस्टेंस वेरिएबल है और कौन सा ए लोकल वेरिएबल है? रूल ये है कि लोकल वेरिएबल को मिलती है प्रेफरेंस, मतलब द वेरिएबल व्हिच इज मोर लोकल विल गेट प्रेफरेंस। तो यहां पर ये माना जाएगा कि जब आपने ए लिखा है तो ये लोकल वेरिएबल है, चाहे असाइनमेंट के लेफ्ट साइड में लिखो चाहे राइट साइड में लिखो। तो इंस्टेंस वेरिएबल ए में डेटा जा ही नहीं रहा है। ऐसा कब हुआ? जब नेम कॉन्फ्लिक्ट हो गया, नेम क्लैश हो गया। तो मैं चाहता हूं ए लिखना, तो ए माना जाएगा लोकल वेरिएबल ए, और मैं चाहता हूं असाइनमेंट के लेफ्ट साइड पे लोकल वेरिएबल ए ना माना जाए, इंस्टेंस वेरिएबल ए माना जाए। तो मैं लिखूंगा दिस एरो ए। बोलो, पिछली क्लास में ऑब्जेक्ट पॉइंटर पढ़ा था, पॉइंटर की मदद से आप ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को एरो ऑपरेटर से एक्सेस कर सकते हो। तो दिस क्या है? पॉइंटर जो C1 को पॉइंट कर रहा है, तो दिस एरो ए लिख रहा हूं, तो ये C1 के ए को एक्सेस कर रहा है ना। तो नेम कॉन्फ्लिक्ट इशू में इसने नेम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दिया। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आ गई बात? दिस इज द वेरी फर्स्ट बेनिफिट ऑफ दिस पॉइंटर। अगर मुझे मुझे ये करना है, एक C3 ऑब्जेक्ट बनाता हूं और मैं चाहता हूं C3 के अंदर असाइन हो जाए C1 ग्रेटर ग्रेटर वैल्यू कर देता हूं C2। क्या हुआ इसमें? C1 ने ग्रेटर वैल्यू फंक्शन को कॉल किया, उसमें C2 एज एन आर्गुमेंट पास किया। अब जो C1 C2 में ग्रेटर होगा उसकी वैल्यू हम C3 में असाइन करवाना चाहते हैं। सवाल क्लियर हुआ? तो क्या करें? बना लेते हैं फंक्शन। रिटर्न टाइप क्या होगा? कॉम्प्लेक्स ग्रेटर वैल्यू ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स एक्स। मुझे बताओ, ए लिख रहा हूं, वैसे तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर में ग्रेटर तो होता ही नहीं है, होता है क्या? दो कॉम्प्लेक्स नंबर में ग्रेटर स्मॉलर तो हो ही नहीं सकता, है ना? नहीं हो सकता। तो एक काम करते हैं, फंक्शन का नाम कर देते हैं सम ग्रेटर। अरे दो कॉम्प्लेक्स नंबर तो कभी कंपेरेबल होती नहीं है यार, सम ग्रेटर कर देता हूं, सम ग्रेटर। ये तो ठीक नहीं लगेगा ना, एथिकली गलत लगेगा अपने को, कैसे तो होती नहीं है। तो भैया मैंने सम ग्रेटर कर दिया फंक्शन का नाम, और सम ग्रेटर फंक्शन को कर रहा हूं कॉल। तो यहां देखो, अगर मैं ए लिख रहा हूं तो किसका ए बताओ? ये ए किसका है? C1 का है ना, किसी को कंफ्यूजन? अरे कॉलर ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को तो हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं ना। तो ए प्लस बी करूंगा तो सम हो जाएगा कॉलर ऑब्जेक्ट के ए और बी का। और अगर मैं लिखता हूं एक्स डॉट ए प्लस एक्स डॉट बी, किसका सम हो गया? C2 के ए और बी का। अब अगर C2 का ए और बी बड़ा है, ए और बी का सम बड़ा है, तो C2 को रिटर्न करवाना है, C2 मतलब एक्स। एल्स किसको रिटर्न करा दूं? क्या लिख दूं यहां? रिटर्न C1 लिख सकता हूं क्या? क्यों साधव, क्यों लिखा? C1 लिख सकता हूं यहां पर आकृति। C1 मेन फंक्शन में बनाया बेटा, इस फंक्शन में C1 लिख सकते हैं क्या? ए प्लस बी लिखूंगा चिराग, तो वो तो इंट टाइप का होगा ना, मुझे तो कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी है ना। वेरी गुड सुजीत। समर्पण, ए और बी का सम हो चुका है, फिर से क्यों करना है तुम्हें सम? सम नहीं रिटर्न करना है मुझे। अरशद, C1 क्या मेंबर है क्या? एरो के बाद मेंबर लिखते हैं। यस नमन, यस आकृति, यस चेतन, गुड। साधव गलती सुधारो। शिवम, तुम एरो लगा के C1 लिख रहे हो, C1 मेंबर है क्या? अभिषेक राणा, क्या कर रहे हो बेटा? ऑब्जेक्ट पॉइंटर वाली क्लास ठीक से अटेंड नहीं करी क्या? यस गिरिराज, गुड। अरे C1 नहीं लिख सकते तो क्या हुआ? स्टार दिस तो लिख सकते हो, क्यों साधव? चिराग क्या कर रहे हो बेटा? दिस एरो C1 कैसे हो सकता है? दिस एरो करके तुम C1 के मेंबर को एक्सेस करोगे ना, C1 कैसे लिख दोगे? कई लोग ये गलती कर रहे हैं, दिस एरो लगा के C1 कैसे लिख सकते हो? पॉइंटर एरो करके तुम ऑब्जेक्ट के मेंबर्स लिखोगे, ऑब्जेक्ट खुद थोड़ी लिख दोगे। अगर C1 लिख सकते होते तो तुम डायरेक्ट C1 नहीं लिख देते।
फिर हमें दिस की क्या जरूरत पड़ती? अरे मुझे इंस्टेंस मेंबर फंक्शन में कॉलर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना था, एस्ट्रिक दिस लगा के मैं रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं, सी1 तो लिख नहीं पा रहा। उसके मेंबर को एक्सेस कर सकता हूं मैं ए और बी डायरेक्ट लिखकर, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को, कॉलर ऑब्जेक्ट को खुद को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करूं? तो यहां दिस की जरूरत पड़ती है। बोलो समझ में आया? आया? अच्छे से आया? दोनों फायदे बता दिए मैंने। नोट्स बनाना, तुम लोग वीडियो रिपीट पे अगर नहीं देख रहे हो, उसको आलस कर रहे हो ना, तो बिल्कुल गलत कर रहे हो। रिपीट पे जरूर देखना, नोट्स बनाना, प्रोग्राम खुद बनाओ, टाइप करो कंप्यूटर पे, तो तुम्हें पता देखो तभी सीखते, करने से ही सीखोगे, करने से ही सीखोगे। कई लोग बोलते हैं ना कि वो क्रिकेट देखते देखते कह रहे विराट कोहली कैसा खेला यार, कितना गंदा खेला यार, ऐसा मारना था ना उसे, ऐसा मारना था ना उसे। और तुम्हें बल्ला लेके भेज दिया जाए वहां पर और सामने खतरनाक ऑस्ट्रेलिया का बॉलर जब देखोगे ना, हालत खराब हो जाएगी कि बॉल लग ना जाए। और घर पे टीवी के सामने तो कुछ भी बोल सकते हैं अपन, है ना? करने से ही होगा, जब तक करोगे नहीं कुछ नहीं आएगा, हवाबाजी उसके बिना तो। हाँ स्टाफ जैसा आजकल यार चिराग, मैं सोच रहा था बॉलर का नाम मुझे याद ही नहीं आ रहा था, पता है? मैं सोच रहा था कौन सा बॉलर, मैं क्रिकेट देखते ही नहीं तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था नाम। मुझे मालूम ही नहीं कि कौन कौन खेल रहे हैं उसमें, एक भी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर का नाम नहीं मालूम मेरे को। स्टाफ तुमने बोला तो मैं मान रहा हूँ कि वो वहीं का होगा। विराट विराट तो क्या एडवर्ड में आ जाते हैं तो थोड़ा सा पता चल जाता है ना? तुम लोग बहुत देखते हो ना क्रिकेट, है ना? जिंदगी खराब कर रहे हो ना, टाइम बर्बाद बर्बाद कर रहे हो ना? अरे पढ़ लो, थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ लो, यही टाइम है बेटा, पढ़ लो, अभी छोड़ दो सब। बहुत अच्छी बात है पुलकित, चेस बहुत अच्छा गेम है, लेकिन उसको देखने में समय बहुत ज्यादा जाता है यार। अभी रुक जाओ, अभी तो मैं बताऊं, पढ़ाई कर लो बस। क्रिकेट का एडिक्शन बहुत बुरा है, इसलिए मेरे को कभी हुई नहीं। मेरे एक क्लासमेट ने तो एग्जाम छोड़ दिया था क्रिकेट के मैच के चक्कर में, कुछ वर्ल्ड कप चल रहा था तो। क्या तो भी था, कोई वर्ल्ड कप भी था कि नहीं था, कि कोई ऐसी कोई मैच था, एग्जाम छोड़ दिया। बताओ, ऐसे पागल होते हैं क्रिकेट के पीछे, ना ट्रॉफी मिलने ना कुछ होना। ठीक है चलो, अब मैं ये कह रहा हूं, तुम्हें दिस तो समझ में आ गया? क्या तुम डीएमए पढ़ के आए हो? आए हो? डीएमए पढ़ा होगा अगर, तो तुम्हें पता होगा सी लैंग्वेज में दो चीजें होती हैं, एसएमए और डीएमए। सी प्लस प्लस में भी होती हैं। एसएमए मतलब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, और डीएमए मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। एसएमए वाले वेरिएबल सी और सी प्लस प्लस दोनों में ही डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे ये सारे एग्जांपल डीएमए के। ये सब एसएमए के एग्जांपल हैं नमन, ये सब एसएमए के एग्जांपल है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है? डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के जरिए जो तुम वेरिएबल या ऑब्जेक्ट बनाते हो वो एसएमए वाले वेरिएबल कहलाते हैं या ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। कोई भी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट दो तरीके से बनाया जा सकता है सी प्लस प्लस में, एसएमए वाला तरीका या डीएमए वाला तरीका। एसएमए वाले तरीके से अगर तुम कोई वेरिएबल या ऑब्जेक्ट बनाते हो तो तुम्हें डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, तो तुम्हें पहले डेटा टाइप लिखना पड़ता है, फिर वेरिएबल या ऑब्जेक्ट जो बना रहे हो उसका नाम लिखना पड़ता है। कुछ नाम रखते हो, कुछ टाइप होता है उसका। और डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स क्योंकि कंपाइलर के लिए होते हैं, कंपाइलर डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स को पढ़कर वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड कर लेता है, जैसे उसका लाइफ टाइम क्या होगा, स्कोप क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी। लेकिन जब प्रोग्राम रन होता है तो उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ऐसे में वाले वेरिएबल्स के बारे में कंपाइल टाइम पे जो कुछ लाइफ टाइम डिसाइड हो गई, स्कोप डिसाइड हो गया, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम यू कैन नॉट चेंज इट। फॉर एग्जांपल, तुमने किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर एक वेरिएबल बनाया, फंक्शन की बॉडी के अंदर कोई वेरिएबल बनाया, तो ये कैसा वेरिएबल है? लोकल तो है ही, एसएमए वाला वेरिएबल है। फंक्शन खत्म होगा तो इसकी मेमोरी भी रिलीज हो जाएगी। मैं चाहता हूं फंक्शन खत्म होने के पहले ही इसकी मेमोरी रिलीज कर सकूं, यानी कि हो सकता है मैं चाहता हूं कि अभी कुछ लाइंस बाकी हैं पर मैं एक ही मेमोरी को रिलीज करना चाहता हूं। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। अनिरुद्ध नहीं कर सकते, अभिषेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये एसएमए वाला वेरिएबल है। एसएमए वाले वेरिएबल की मेमोरी आप रिलीज नहीं करा सकते हैं क्योंकि कंपाइल टाइम पे इसके बारे में डिसीजंस हो चुके हैं। डीएमए वाले वेरिएबल सी लैंग्वेज में मैलॉक कैलॉक से बनते थे, याद है? मैलॉक कैलॉक क्या थे? फंक्शंस। फंक्शन कॉल एक एक्शन स्टेटमेंट है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए कंपाइलर को फंक्शन कॉल से होगा क्या ये नहीं पता चलता, इसलिए वो नहीं जान पाता और नहीं तय कर पाता कि लाइफ टाइम क्या होगा वेरिएबल का जो डीएमए से बने। सी प्लस प्लस में भी आप मैलॉक कैलॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सी प्लस प्लस में एक नया तरीका भी आ गया है। कैसा तरीका आ गया है? नया तरीका आ गया है। नया मतलब न्यू। तो हम लोग यूज करेंगे न्यू कीवर्ड, और उसके बाद जो भी टाइप लिखेंगे, डेटा टाइप, उस टाइप का बन जाएगा वेरिएबल, और इस वेरिएबल का न्यू एड्रेस रिटर्न करेगा जिसको हम रख लेंगे किसी पॉइंटर वेरिएबल में। समझ में आया क्या सिंटेक्स? न्यू लिखा, उसके बाद डेटा टाइप लिख दिया, इंट या फ्लोट या क्या जो भी लिखना आपको, उस टाइप का वेरिएबल बन गया। ये डायनेमिकली बना वेरिएबल है, इसका कोई नाम नहीं है, इसका एड्रेस है जो कि हमने एक पॉइंटर में स्टोर करवा लिया। इज दैट ओके? आप मैलॉक से भी बना सकते थे, न्यू से भी बना सकते हैं। न्यू और मैलॉक में क्या फर्क है, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, दोनों में फर्क बताता हूं। अगर मैंने लिखा मैलॉक और उसके अंदर 4 लिखा तो ये 4 बाइट्स का ब्लॉक बना देगा, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये किस टाइप का है। मैलॉक को हम ये नहीं बता सकते कि किस टाइप का ब्लॉक बनाना है, हम सिर्फ साइज बताते हैं।
लेकिन हम पॉइंटर उस टाइप का बना लेते हैं जिस टाइप का हम डीएमए वाला वेरिएबल को ट्रीट करना चाहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं अगर इंट पॉइंटर में एड्रेस रखेंगे तो वो पॉइंटर इस ब्लॉक को इंट ब्लॉक की तरह ट्रीट करेगा। और यहां आती थी एक वार्निंग, सस्पिशियस पॉइंटर कन्वर्जन। वार्निंग को दूर करना चाहते हैं तो आपको ऐसा लिखना पड़ता था जिसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग नहीं भी करेंगे तो सी लैंग्वेज में कोई एरर नहीं है, लेकिन सी प्लस प्लस में मैलॉक को यूज करना है तो टाइप कास्टिंग करना कंपलसरी हो जाएगा। सी प्लस प्लस में भी आप मैलॉक को यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर वो टाइप कास्टिंग करना कंपलसरी हो जाएगा। तो पॉइंटर जिस टाइप का है हम तो ब्लॉक को उसी टाइप का मानेंगे। लेकिन न्यू वाला जो तरीका सी प्लस प्लस में नया इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें फायदा क्या है? उसमें आप डेटा टाइप बताते हो, ना कि साइज। देखो साइज से टाइप का पता नहीं चलता, टाइप से साइज का पता चल जाता है, तो ये ज्यादा बेटर तरीका है। तो यहाँ आपने एक पॉइंटर बनाया, उसमें असाइन करवा लिया इसको। पॉइंटर आपने जिस टाइप का भी बनाया, अब जिस टाइप का भी क्या इन टाइप का बनाओगे, क्योंकि इन टाइप का वेरिएबल बनाया तो उसका एड्रेस भी इन टाइप के पॉइंटर में रखो। आपको याद होना चाहिए कि सी लैंग्वेज में मैलॉक की मदद से बने वेरिएबल का जब यूजेज खत्म हो जाता है तब आप उसको फ्री करा देते हो। फ्री फंक्शन में आप उसका एड्रेस पास करते हो, कैसे? पी की वैल्यू पास करके, तो वो मेमोरी ब्लॉक रिलीज हो जाता है। सी प्लस प्लस में भी सेम कॉन्सेप्ट है, पर यहाँ फ्री फंक्शन यूज नहीं होगा, यहाँ पे डिलीट कीवर्ड यूज होगा। डिलीट कीवर्ड के बाद आप पी लिख दीजिए, काम वही है। तो न्यू की मदद से अगर ब्लॉक बनाया तो डिलीट की मदद से उसको रिलीज कराएंगे, और मैलॉक की मदद से अगर ब्लॉक बनाया तो फ्री फंक्शन की मदद से उसको रिलीज करेंगे। न्यू वाला तरीका ज्यादा कन्वीनियंट भी है, इसलिए हम न्यू वाले तरीके को यूज करेंगे। क्लियर है? क्या लिमिट, कितना बड़ा ब्लॉक बना सकते हैं न्यू की मदद से? टाइप आपको बताना है, एज लॉन्ग एज टाइप एग्जिस्ट कर रहा है तो बिल्कुल बना सकते हैं। आपने लिखा न्यू कॉम्प्लेक्स, तो आपने तो ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बना लिया, मान लो एक पॉइंटर बनाता हूं, पॉइंटर के अंदर मैंने असाइन करवा लिया, तो पॉइंटर किस टाइप का होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स टाइप का। अगर आप न्यू की मदद से एरे बनाना चाहते हो वो भी बना सकते हो। जैसे आपने फ्लोट टाइप का एरे बनाना है तो न्यू फ्लोट स्क्वायर ब्रैकेट में 5 लिख दिया, 5 साइज का एरे बन गया। इसका एड्रेस रखने के लिए मैंने एक पॉइंटर बना लिया, तो फ्लोट स्टार क्यू। डिलीट तो इसमें भी लिखेंगे, डिलीट इसमें भी लिखेंगे, एरे वाले केस में। लेकिन एरे वाले केस में जब डिलीट लिखोगे ना तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाना फिर क्यू लिखना। नहीं रितिका, यस न्यू कॉम्प्लेक्स लिखिए, कॉम्प्लेक्स एक डेटा टाइप है ना, तो न्यू के बाद कॉम्प्लेक्स लिखोगे तो कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट बन गया। नहीं तो उसमें क्या दिक्कत है? न्यू के बाद इंट लिख सकते हो तो कॉम्प्लेक्स के नहीं लिख सकते। अहमद, एरे के केस में आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा अगर आप एरे वाले ब्लॉक को रिलीज करना चाहते हो। ऑब्जेक्ट कैसे बना? अरे कॉम्प्लेक्स लिखोगे तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो क्या बनेगा बताओ यार? हमने तो कैसी बातें कर रहे हो? तुम इंट लिख रहे हो तो इंट का वेरिएबल क्यों बना, ऐसे पूछूं मैं तुमसे तो क्या जवाब दोगे? रश्मि साइज नहीं लिखेंगे तो एरर आएगी। डिलीट के वक्त साइज नहीं लिखना है। शिवा फ्री मैलॉक के साथ यूज होता है, डिलीट न्यू के साथ यूज होता है। अंकित ऑब्जेक्ट डीएमए वाले वेरिएबल्स का नाम ही नहीं होता यार, कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, सी में पढ़ के नहीं आए क्या? डीएमए वाले वेरिएबल ऑब्जेक्ट का नाम नहीं होगा। शिवम जो सिंटेक्स है हमें तो उसी को फॉलो करना पड़ेगा ना, लैंग्वेज हमने नहीं बनाई ना। ये डिफरेंट टाइप के मैंने वेरिएबल्स बना के तो बताया आपको, 3 एग्जांपल दिए तो आपको। नहीं सुजीत, फ्री फंक्शन में कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाने पड़ते थे। ठीक है नमन, वो सी प्लस प्लस की नई फैसिलिटी है, पहले नहीं थी, बाद में इंट्रोड्यूस हुई है। आप ऐसा लिख सकते हो इंट ए एन और एन की वैल्यू यूजर से इनपुट करा सकते हो। यस वो डायनेमिकली एलोकेट होती है, लेकिन उसमें भी आप रन टाइम पे कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, इसलिए वो भी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के दायरे में ही माना जाता है। तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा दोनों के बीच में है। हाँ अहमद, बिल्कुल। ये तो मैलॉक वगैरह में भी करना पड़ता था, आपको हर अलग अलग वेरिएबल के लिए आपको अलग अलग बार मैलॉक कॉल करना पड़ता था। वैसे ही यहाँ पर फ्री क्यों कॉल करते हैं मालूम है कि नहीं? मेमोरी लीक पढ़ के आए हो ना? फ्री फंक्शन कॉल नहीं करेंगे तो मेमोरी लीक का खतरा है, वही रीजन है डिलीट को भी कॉल करने का। न्यू और डिलीट कीवर्ड्स हैं, मैलॉक और फ्री फंक्शंस हैं। अब आपको ये करना है कि आपको लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बनाना है सी प्लस प्लस में। अब कुछ लोगों को नहीं मालूम कि लिंक लिस्ट क्या होती है, चल मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है आपको। होमवर्क है, ध्यान से सुनना, अगली क्लास में बना के लाना है आपको, मैं अच्छे समझा रहा हूँ। सवाल क्या है ध्यान से सुनना। तुमको एक क्लास बनानी है लिस्ट नाम की, आई बात समझ में? कैसे बनाओगे मुझे नहीं मालूम, वो तुम्हारा हेडेक है। मैं तो तुम्हारी क्लास को यूज करने वाला हूं, मैं कैसे यूज करने वाला हूं वो बताया हूं, फिर तुम अपने हिसाब से बना लेना। मेन फंक्शन में या किसी भी फंक्शन में मैं लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जैसे कि L1। व्हाट इज L1? या माई लिस्ट, कुछ भी नाम रख सकते हो। माई लिस्ट, व्हाट इज माई लिस्ट? माई लिस्ट एक ऑब्जेक्ट है, तो माई लिस्ट में मुझे ऐड करना है, ऐड मतलब मैं लिस्ट में आइटम्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना? या नाम कुछ और भी रख सकते हो, ऐड आइटम, और इसमें मैंने एक आइटम ऐड कर दिया। माई लिस्ट डॉट ऐड आइटम, मैंने 20 इंसर्ट कर दिया। ऐसे करके लिस्ट में मैं कितने भी आइटम्स ऐड कर सकता हूं, और जब चाहे शो ऑल आइटम्स, जो भी मैंने ऐड करे थे सबको शो करा दो, ठीक है? माई लिस्ट डॉट डिलीट फर्स्ट आइटम। समझ में आया मैं क्या करूंगा?
और ध्यान रखना मैं कितने भी आइटम्स ऐड कर सकता हूँ, ये आइटम सारे इंट टाइप के होंगे। जो आइटम ऐड कर सकता हूँ, जैसे आपने लिस्ट बनाते हैं सामान की लिस्ट बनाते हैं, वैसे नंबर्स की लिस्ट बना रहा हूँ। तो इन दिस ऑब्जेक्ट मैं कितने भी आइटम्स ऐड कर सकता हूँ, कोई फिक्स साइज नहीं, 5 भी कर सकता हूँ, 50 भी कर सकता हूँ, 50,000 भी कर सकता हूँ। आपको क्लास बनानी है, लिस्ट क्लास इस तरीके से बनाइए। आपको समझ में आ गया होगा कि ऐड आइटम, शो ऑल आइटम्स, डिलीट फर्स्ट आइटम, ये सब मेंबर फंक्शंस होंगे। यस सर, ठीक है, जैसे बने इसको करके लाना है। डीए में पढ़ाया है तो उससे रिलेटेड है ये सवाल, सोचिएगा कैसे कर सकते हैं। मुझे ये तीनों फंक्शंस इसके अंदर चाहिए हैं। जी नहीं अनिरुद्ध, बिल्कुल ऐसा कोई स्मार्ट गेम खेलने की कोशिश मत करना। यूजर से आप पहले नहीं पूछोगे कि कितने आइटम ऐड करने वाले हो, ऐसा नहीं पूछना है। मेरी मर्जी, मैं कितने भी आइटम्स ऐड कर सकता हूं, समझ गए? मैं नहीं बताऊंगा पहले से कि मैं कितने एंटर करने वाला हूं। जितने ऐड करना मेरा मन होगा, 10 ऐड करने के बाद अगर मेरा मन करेगा 5 और ऐड करना है तो मैं 5 और ऐड करूंगा। उसके बाद भी मेरा 2 और ऐड करने का मन है तो फिर 2 और ऐड करूंगा। पहले से नहीं बताऊंगा, ठीक है अनिरुद्ध? तो ऐसा कोई स्मार्ट आंसर नहीं चलेगा कि करते नहीं बन रहा था तो अपने कुछ तो भी जुगाड़ कर दी। ऑब्वियसली अहमद यार, ऐड आइटम मेंबर फंक्शन ही तो होगा ना, देख के समझ में आ रहा है ना सिंटेक्स। माई लिस्ट डॉट ऐड आइटम लिख रहा हूं तो मतलब वो मेंबर फंक्शन ही होगा ना, ऑब्जेक्ट डॉट लगा के एक्सेस कर रहा हूं तो। माई लिस्ट, लिस्ट का ऑब्जेक्ट है तो लिस्ट क्लास में बनेगा ऐड आइटम। ये बेटा अगर तुम लोगों से बन गया ना तो बड़ी बात है। ये अगर तुम लोगों ने बना लिया तो तुम सही ट्रैक पे हो। मैं नहीं जानता विकी, वो तुम देखो। जब भी मैं डिलीट करूंगा फर्स्ट आइटम तो इसका मतलब जो आइटम सबसे पहले ऐड किया था वो डिलीट होना चाहिए। तुम इंटरनली कैसे कर रहे हो क्लास में कोडिंग, उससे मुझे मतलब नहीं। और मेरी रिक्वायरमेंट अगर तुम्हें क्लियर है तो तुम्हें क्लास बनाओ, जैसे भी बनानी है। तो आइटम्स की संख्या कुछ भी हो सकती है, वो मैं पहले से नहीं बताऊंगा, ठीक है? क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में बना के लाइएगा। क्लास अभी एंड कर रहा हूँ, ठीक? गुड नाइट। यस, करो 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 कोशिश, मजा आएगा। करो करो करो, है ना? चलो, थैंक यू, गुड नाइट। अरे क्या शाहनवाज, रुको रुको रुको, मैं करता हूँ तुम्हें अनम्यूट। शाहनवाज अनम्यूट किया, बोलो बेटा। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, ये जैसे आपने न्यू टाइप में बताया है कि इसमें मैं जानना चाहूँगा जैसे कि एसएमए में कंपाइल टाइम पे ही मेमोरी में डिसाइड हो जाती है और जैसे डीएमए में कंपाइल टाइम पे न्यू की रन टाइम पे मिलती है, तो ऐसा न्यू टाइम में कुछ है क्या सर? न्यू की तो डायनेमिकली मेमोरी लोकेशन ही तो है, तो मतलब रन टाइम पे होगा। रन टाइम पे ही होता है वो। ओके सर, थैंक यू। देखो मेमोरी तो दोनों केस में रन टाइम पे ही मिलती है, पर मेमोरी कितनी मिलेगी क्या होगा उसका पूरा डिसीजन कंपाइल टाइम पे होता है या रन टाइम पे होता है। ओके सर। हाँ, ओके, चलो, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट।